डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से चीनी सदर और रूसी सदर की मुलाकातें हुई हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक भी किया गया है। इनकी ये मुलाकातें कितनी अहम हैं? जी, मुलाकातें तो अहम है। कल का दिन जो है ये बड़ा एक मैसेज लेकर आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम फिर एक बार ताज़ियत करते हैं। फिर अफ़गानिस्तान में जी ज़लज़ला आया और उसमें मज़ीद जानी नुकसान हुआ है, तो अल्लाह ताला अच्छी खबर वहाँ से लेकर आए। पाकिस्तान में सैलाब जो है वो जनूबी पंजाब में भी है, जनूबी पंजाब में भी है, इस्लामाबाद, पिंडी, बाकी इलाकों में भी है। और बारिशें आज रात को फिर दोबारा, और फिर ये जो जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिसको सुपर फ्लड कहा जा रहा है। जी अच्छा, तो ये अब देखें किस तरफ जाके ये आफात जो हैं ये तैरती हैं। लेकिन चाइना में जो है कल जो मकामी वक्त है चाइना का 9 बजे सुबह, वो बीजिंग में तिएननमेन स्क्वायर जो है उनका, वहाँ पे उनकी फ़ौजी परेड हो रही है 80 साल मुकम्मल होने के बाद, जिसमें चाइना ने जापान को शिकस्त दी थी। और ये वर्ल्ड वॉर दूसरी जंग अज़ीम का एक बहुत बड़ा थिएटर था जो कि पैसिफिक में खुला। और ये बात हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के जो विक्ट्री डेज़ हैं वो यूरोप किसी और दिन मनाता है। यूरोप उस दिन मनाता है जब हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी, मई 8-9 मई, और मई में ही सोवियत यूनियन भी मनाता है। लेकिन ये कि फ़र्क चूँकि लड़ दोनों जो है हिटलर से रहे थे। लेकिन जो पैसिफिक में बहुत बड़ा मार्का हुआ वो चाइना ने जापानीज़ इंपीरियलिज़म को शिकस्त दी। लेकिन वहाँ पे अमेरिका भी चाइना के साथ था, तो वो फ्लाइंग टाइगर्स का भी हम जिक्र कर चुके हैं कि उनका एक दस्ता आता है। लेकिन बेसिकली ये चाइना ने पूरे चाइना जो है वो फिर उसके बाद से लेके चाइना ने पलट के नहीं देखा, और चाइना बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब यहाँ एक जो दिलचस्प बात यह है कि दूसरी जंग अज़ीम के 2 फ़ातिहीन मौजूद होंगे कल। यानी एक वो फ़ातिह जो मई में मनाते हैं विक्ट्री डे, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन। अब देखें, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी विक्ट्री डे मनाया था ना, अभी विक्ट्री डे हुआ था जिसमें शी जिनपिंग थे, बाकी लोग सारे थे, वो मई में हुआ था। और वो मई में इसलिए हुआ था क्योंकि वो मई में सोवियत यूरोप को, तो वो कहते हैं कि यूरोप ने तो ठीक है नॉर्मंडी वगैरह पे बाकी जगहों पे दूसरा फ्रंट खोला था, लेकिन असल में तो हिटलर को घेरा था अगर किसी ने, तो वो सोवियत फ़ौजों ने घेरा था। और सोवियत फ़ौजों के सामने जो हिटलर की फ़ौजें उन्होंने हथियार डाले थे। वहाँ और कोई यूरोप की फ़ौज नहीं थी जब ये सारा जब सरेंडर हो रहा था। लेकिन बहरहाल तो ये इसको यूरोप में जो है वो एक दिन मनाया जाता है, अगले दिन सोवियत यूनियन में चंद घंटों के फ़र्क से वहाँ पे इतला पहुँची थी। तो सोवियत यूनियन जो है वो अब ये विक्ट्री डे जो दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन्स के अगेंस्ट, तो वो जो है वो मना रहा है दूसरी दफ़ा एक ही साल में। पुतिन जो है वो कल जो चाइना के विक्ट्री परेड है उसमें वो मौजूद होंगे। उनकी विक्ट्री परेड में चाइना मौजूद था, शी जिनपिंग थे। और सुबह 9 बजे जो है ये तकारीब शुरू होंगी, परेड शुरू होगी, और 70 मिनट की ये परेड होगी। और उसमें भरपूर जो शायद प्रीमियर शी जो हैं वो भी इसमें ख़िताब करें। और इसमें जो दूसरी इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि वहाँ पर उसमें 26, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि 26 जो मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमा हैं वो शरीक हो चुके हैं। 3 घंटे का फ़र्क है पाकिस्तान का और चाइना का। चाइना में एक ही टाइम जोन है, अनलाइक रशिया, जो रशिया में तो 7 टाइम जोन है ना, चाइना में एक ही टाइम जोन है। पाकिस्तान में भी आप देखें ना कि वो टाइम जोन तो एक ही है, लेकिन जब रमज़ान जब चांद के हवाले से होता है तो फिर ये होता है कि कुछ वक्फा होता है, लेकिन अदरवाइज एक ही टाइम जोन है पाकिस्तान में। अगर इस्लामिक कैलेंडर से हम देखते हैं तो फिर वो जो है वो ज़ाहिर है कि उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन अदरवाइज एक ही टाइम जोन है। चाइना में भी एक ही टाइम जोन है, 3 घंटे का फ़र्क है। तो ये सुबह ग़ालिबन
6 बजे परेड पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शुरू होगी और मेरा ख्याल है ये दुनिया भर में दिखाई जा रही होगी। 70 मिनट की ये तकरीब होगी और इसमें 14 जो हैं वो 45 फौजी दस्ते इसमें शरीक होंगे। 1000 से ज़्यादा म्यूजिशंस जो मुख्तलिफ बैंड्स, जो रेजिस्टेंस के बैंड्स, यानी ये चाइना की वॉर ऑफ रेजिस्टेंस, मुज़ाहिमत। और चाइना देखें, चाइना ये जो इस साल जो परेड हो रही है ना, चाइना बहुत से मैसेज दुनिया को भेज रहा है। एक तो सारी दुनिया में शायद ही कभी कोई इस तरह इतनी जल्दी कोई मुल्क या कोई पावर उभरी हो। आप देखिए ना, चाइना जो है वो 49 में पाकिस्तान के भी 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, और आज चाइना को देखें। और वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन के बाद चाइना पे जितने मजालिम एज अ मुल्क उनके लोगों पे ढाए हैं, चाहे वो जापानीज़ ने हों या उससे पहले ये जो यूरोपियन जो वहाँ पे गए और ओपियम वॉर छिड़ी, इतना बड़े ज़गीर में या बाकी जगहों पे कम हुआ है। इवन अफ्रीका में भी ऐसा नहीं किया कॉलोनाइजर्स ने जो चाइना के साथ हुआ है। और चाइना इसीलिए उसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन और बहुत ज़्यादा उनके महलात को आग लगा दी, लोग जला दिए, पूरी कौम को जो है नशे का आदी लगा दिया। तो इस बार चाइना जो है ना, वो बहुत उभर के दुनिया के सामने अपनी पावर प्रोजेक्शन भी कर रहा है, और उसके साथ ही पावर प्रोजेक्शन हर तरह से कर रहा है। वो मईशत के हवाले से भी कर रहा है, वो मिलिट्री के हवाले से भी कर रहा है, वो एक मुतबादिल निज़ाम भी सामने लेकर आ गया। और प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पे होंगे और बाकी उसमें शख्सियात मौजूद होंगी। और वो जो शख्सियात हैं वो ज़ाहिर है कि उनकी हर एक की अपनी जगह पे अहमियत है, और सारे जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। एक मैसेज जो है वो कन्वे होगा पूरी दुनिया को कि भाई ये जो है, ये चाइना जो है वो कहाँ पे खड़ा है, और एक मुतबादिल वहाँ पर जो है वो एक प्रोग्राम दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊँ कि जो किम जोंग यूंग हैं, वो थोड़ी देर पहले जो शुमाली कोरिया के जो सरबराह हैं, वो कुछ देर पहले अपनी रवायती ग्रीन ट्रेन में वो पहुँचे हैं बीजिंग। और ये उनकी रवायती ग्रीन ट्रेन इस तरह से है कि इनकी जो फैमिली है उसका एक ट्रेडिशन है कि वो ट्रेन में सफ़र करते हैं। ठीक है, तो किम जोंग यून जो है ये इन्होंने कोई 20 घंटे का सफ़र किया है, और 20 घंटे ये ट्रैवल करके ये नॉर्थ कोरिया से ये पहुँचे। और बड़ा स्लो इनकी ये जो ट्रेन है, इसमें 90 कैरेजेस हैं उसमें। ठीक है, और वो बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, वो हर तरह से सिक्योर्ड, और उसको दुनिया भर की सैटेलाइट्स मॉनिटर कर रही होती हैं, वेस्टर्न सैटेलाइट्स, आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये जो है ये, और ये 60 घंटे 60 माइल्स फी आवर के हिसाब से आराम से चलती है। 20 घंटे का सफ़र करके वो बीजिंग पहुँचे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये इनके जो वालिद हैं वो भी ट्रेन में सफ़र करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा घबराते थे। ये जो हवाई जहाज़ का सफ़र है उससे वो घबराते थे। किम जोंग इल जो हैं, तो किम जोंग इल जो हैं, उनका 2011 में उनका इंतकाल जो है वो दौरान सफ़र ही हुआ था। वो ट्रेन में ही थे जब उनको कार्डियक हुआ था। वो ज़्यादातर जो है वो ट्रैवल करते थे, ट्रेन में ही ट्रैवल करते थे। और इनके जो ग्रैंडफादर, यानी इनके जो ग्रैंडफादर, वो तो कोरियन वॉर के अंदर ये जो ट्रेन है वो उनका हेडक्वार्टर थी जंग के दौरान। वो भी ये ग्रीन ट्रेन की पूरी हिस्ट्री है। और किम इल संग जो है वो तो इस पूरी ट्रेन को एक तरह से आप समझ लें कि वो उनका एक फौजी हेडक्वार्टर था। इसी ट्रेन के अंदर वो ट्रैवल करते थे, फिर उस पर किस डब्बे में है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देनी है, कहाँ पे, इसी से वो
कब रशिया आना है, कब ईस्टर्न यूरोप जाना है, कब वापस। तो वो कोरियन वॉर में ये एक ट्रेडिशनल जो ट्रेन, अगर हम ये किम फैमिली को देखें ना, तो ये थर्ड जनरेशन है किम फैमिली की। सिक्स्थ अगर हम देखें तो बड़ा आसानी से, जो और बहुत से लोग हैं, लेकिन जो तीन शख्सियात हमें नज़र आती हैं, तो इनके जो ग्रैंडफादर हैं और फिर फादर, जिनकी ग्रैंडफादर जो कि कोरियन वॉर में हेडक्वार्टर के तौर पे इस्तेमाल करते थे ट्रेन को, फिर उसके बाद इनके फादर जो कि ट्रेन में सफ़र करते थे, वो डरते थे। ये जो हैं, ये जो किम जोंग यून है, ये जो हैं, ये भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ट्रेडिशनली, लेकिन ये जहाज़ में भी सफ़र करते हैं। तो ये हनोई में जब गए थे वियतनाम में, तो 2019 में, तो ये फ्लाई करके गए थे। ज़ाहिर वियतनाम ये गए थे, ट्रंप से जब इनकी मुलाकातें हुई थी, बड़ी गपशप लगी थी। ट्रंप ने बहुत इनको, ट्रंप के कहते हैं ग्रेट लीडर, ट्रंप दुनिया में जिन लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, उसमें एक ये शुमाली कोरिया के सदर हैं, बहुत मुतासर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो इनकी खूब मुलाकातें हुई, गपशप लगी वहाँ पे, और जनाब ये जो हैं हनोई के अंदर, और फिर जनाब ये मुलाकात हुई, फिर उसके बाद जो है, तो ये बड़ा बहुत पसंद करते हैं। फिर खाना पीना भी हुआ। एक इनकी सिंगापुर में मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर भी बहुत गपशप हुई और बहुत ज़बरदस्त। जब ये इन्होंने हनोई आना था, तो इन्होंने जो है वो सिंगापुर ये बाहर गए थे, और फिर एक दफ़ा शायद इन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया था। लेकिन ये है कि इनको बहुत पसंद करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप इनको बहुत पसंद करते हैं। और फिर मुज़ाकरात नाकाम होने का सबब उन्होंने ये बोल्टन को और बाकी लोगों को करार दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप दिल से बहुत पसंद करते हैं इनको। जिन शख्सियात को दुनिया में पसंद करते हैं, उनमें ये भी हैं। अच्छा, अब इसमें जो, तो वो भी पहुंच गए हैं ना, और वो भी कल मौजूद होंगे, तो उनकी शायद बायलैटरल मुलाकातें, और बाकी जैसे आज प्रेसिडेंट पुतिन की बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, और शहबाज शरीफ साहब से भी हुई, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी थे, बाकी काबीना के लोग भी थे, बाकी लोगों से प्रेसिडेंट पुतिन की भी हो रही हैं, प्रीमियर शी जिनपिंग तो मेज़बान हैं, वो सबसे मिल रहे हैं, सारा हो रहा है। लेकिन और कल मुमकिन है, इस बात के इम्कानात हैं कि एक तो प्रीमियर शी तकरीर करेंगे परेड के बाद, और दूसरा ये कि कल भी एक बैंक्वेट हो सकता है शाम को। इस बात के इम्कान आते हैं कि फाइनल बैंक्वेट या शाइया, या उसके बाद सारे जो मेहमान पर अपने अपने मुल्कों को जाएं। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बात कहूँ, एक तो ये है कि उन्होंने दुनिया के सामने एक मुतबादिल प्लान पेश कर दिया है प्रीमियर शी जिनपिंग ने। थर्ड, अगर हम उनकी कोट करें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना, तो उन्होंने एक मुतबादिल प्लान दुनिया के सामने पेश किया है। और वो जो मुतबादिल प्लान है, उसको हम अगर पढ़ें, तो उसमें बुनियादी तौर पे हमें उसके वो है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के नाम से, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये जो है, ये इसको इन्होंने ये मेरे ख्याल से इसी में है, यही है मेरे ख्याल से जी, ये स्लाइड है जो भी। तो ये ग्लोबल जो गवर्नेंस इनिशिएटिव, अच्छा, ये फिफ्थ को हम देखें तो पूरा मुसव्वदा इसमें मिलेगा, ठीक है। शी जिनपिंग जो है प्रपोजेस ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव एट लार्जेस्ट एवर एससीओ समिट। अभी जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी GGI के नाम से, ठीक है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है उन्होंने यहाँ पे पेश किया है, और ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है, इसको अगर हम आगे इसको देखें तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो है, ये चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव है जो प्रीमियर शी पेश कर रहे हैं पिछले चंद सालों के दौरान। इससे पहले उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेश किया था, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पेश किया था, और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, 3 वो पहले पेश किए थे। ये जो है, ये ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, एक सिक्योरिटी से रिलेटेड था, एक डेवलपमेंट से था, और एक सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। ये ग्लोबल गवर्नेंस है, यानी ये अहाता कर रहा है तमाम। इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं, इसके 5 इसके बुनियादी नुकात हैं जो उन्होंने पेश किए हैं। अब उन 5 नुकात को हम इस पूरे इलामी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अगर 4th पे चले जाएं, तो ये 4th पे चले जाएं, 5th पे चले जाएं, किसी भी एक स्लाइड पे चले जाएं, तो हमें उसमें मिलता है कि एक तो वो कहते हैं कि सॉवरेन इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, दुनिया में सॉवरेन इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम स्लाइड 4th पे चले जाएं, तो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, सॉवरेन इक्वालिटी होनी चाहिए। हर मुल्क जो है वो उसकी खुद मुख्तारी जो है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिस तरह का भी हो, उसकी एक खुद मुख्तारी बड़ी अहमियत
की अहमियत रखती है। दूसरा जो उसका नुक्ता है वो कहते हैं इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, एक दुनिया का एक कानून है, उसके मुताबिक सबको चलना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें वो इंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो इंसानी हकूक़ और जो दुनिया के तयशुदा कवानीन है उसके मुताबिक दुनिया को चलना पड़ेगा, उसको तोड़ के नहीं चल सकते। मल्टीलैटरिज्म की तरफ आ गए कि जी डाइवर्स है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, आगे दुनिया तरक्की पा रही है। अब ये नहीं है कि कोई एक ही मुल्क है और बाकी वो जो उनका तस्वुर है, ज़ाहिर है चाइना उभर के सामने आ गया। फिर उसके बाद चौथा जो इसका नुक्ता है वो है पीपल सेंटर्ड अप्रोच, आवाम के ऊपर ध्यान देना है। ये देखें कि मुल्क जो हैं वो उनके अवाम जो हैं उनके पास सड़कें हैं, उनके पास पानी है, उनके पास रोज़गार है, उनके पास खुशहाली है, उनके पास पैसा है, उनका कारोबार चल रहा है कि नहीं। तो ये उनका चौथा प्रिंसिपल हो गया। और फिर वो कह रहे हैं कि रियल एक्शंस पे काम करो, थ्योरीज व्यूरीज नहीं, ये जो थ्योरीज और पेपर्स और ये और वो नहीं, रियल एक्शन, काम के ऊपर तवज्जो देनी है। तो ये जो है हर मुल्क और उसके अवाम को मतलब ऐसे उनके पास टूल्स हों, ऐसे उनके पास मौके हों कि वो रियल रिजल्ट्स के साथ सामने आए। तो ये जो है ये उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पेश किया है।